दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो एग्जाम 2026 में वहाँ पे होने वाला है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो सारे उससे रिलेटेड हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों यहाँ मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपका न्यू पैटर्न आपका सिलेबस यहाँ पे आया है, उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे। बस मैं यकीन दिलाता हूँ जितने मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ, अगर सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे अच्छे से तैयार करते हुए वहाँ पे चलोगे तो जब आपका एग्जाम वहाँ पे लगेगा, आपके एग्जाम में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन जो चीज मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप वहां पे तैयारी करते हुए चलिएगा। आप जब भी पेपर में बैठोगे, पेपर के क्वेश्चन सीधे सीधे आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं यहां पे इसके 100 सेट यहां पे कराऊंगा, जिसमें आज जो हम लोग देखेंगे 11वां सेट यहां पे देखेंगे। और ये जो सेम मैं क्वेश्चन यहां पे करा रहा हूं जो ऐसा हमारा पेपर में आता है, जैसे जो हमारा जीके वाला पार्ट होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा 3 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के वहां पे आते हैं। तो इस जो प्रैक्टिस सेट हम लोग यहां पे करेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन करंट अफेयर भी मैंने वहां पे डाल रखे और वो ही क्वेश्चन डाले हैं जो ज्यादा चांस रहते हैं पेपर में आने के। बस जो चीज बता रहा हूं वैसे आप वहां पे तैयार करते हुए चलिएगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैं ये प्रैक्टिस सेट कर रहा हूं, अगर आपने यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपने यहाँ पे सही कर लिए, तो जब आप एग्जाम में बैठोगे यकीन मान चला वहां पे बड़ी आसानी से 40 से ऊपर क्वेश्चन वहां पे कर लोगे। लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन वहां पे दिखेंगे, आप पेन और कॉपी लेके बैठना और आप ना स्कोर चेक करना क्या स्कोर वहां पे आपका आ रहा है। अगर आपके 35 क्वेश्चन सही हो गए तो मान चलना आपका 100% सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है करंट अफेयर का आता है, क्योंकि 3 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के भी हमारे एग्जाम में आते हैं। पहले क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया कि जून 2025 में आईसीसी क्रिकेट ऑल हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल वहां पे किया गया था। देखो यहाँ पे जो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम यहाँ पे दिखा है, इसमें जो और खिलाड़ी भी शामिल है वो भी आपको पता वहां पे होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आपको यहाँ बनता है कि सीधा सीधा पूछेगा कि निम्नलिखित में से क्रिकेट ऑल ऑफ फेम में किसे शामिल वहां पे नहीं किया गया है। तो सारे जो इंडिया कम से कम जो खिलाड़ी हैं उनके नाम आपको पता वहां पे होने चाहिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे क्या दिए गए, सचिन तेंदुलकर है, महेंद्र सिंह धोनी है, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पे पूछा गया, जिसके ज्यादा चांस है पेपर में आने के, क्योंकि अभी जो आपके एसएससी के एग्जाम वहां पे हुए थे वहां पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपका रिपीट वहां पे हुआ है। और जैसा आपको भी पता है कि आर्मी का एग्जाम भी आप टीसीएस वहां पे करा रहे, जो आपका एसएससी हो गया, रेलवे एग्जाम वहां पे कराती है। तो ये क्वेश्चन के ज्यादा चांस रहेंगे आपके पेपर में वहां पे आने के। तो मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन आप अच्छे से वहां पे तैयार जरूर करते चलना। एक भी क्वेश्चन आप इसके बिल्कुल मत करना। अब ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, सारे सेट के जो आपके पीडीएफ में अपना जो एप्लीकेशन आने वाला वहां भी आपको मिल जाएगा, या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां मैं इसकी पीडीएफ वहां पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं, क्या बताओगे? महेंद्र सिंह धोनी का नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप काउंट करते चलना क्या कितना आपका स्कोर यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे जो आपका ये क्रिकेट ऑल फेम यहाँ पे दिखा है, इसके बारे में कुछ चीजें और आपको यहां पता होनी चाहिए। जैसे कि ये जो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम जो यहां पे दिया है, इसकी शुरुआत कब से वहां पे हुई थी? तो पहले से आप ये बताओगे कि आईसीसी के द्वारा इसकी शुरुआत आपका 2009 में इसकी शुरुआत वहां पे हुई थी, जो कि आपके क्रिकेट के महान जो खिलाड़ी होते हैं उनको सम्मानित करने के लिए वहां पे इस ग्रुप में वहां पे शामिल किया जाता है। अब इसके बाद देखो जून 2025 में महेंद्र सिंह धोनी के सहित और 7 खिलाड़ियों को शामिल वहां पे किया गया था। और महेंद्र सिंह जो धोनी है, अगर आपको ये टोटल कभी क्वेश्चन पूछा जाता कि ये बताओ चाहे क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में कुल कितने खिलाड़ी अपने भारत के वहां पे शामिल हो गए, तो आप क्या बताओगे? टोटल आपके 11 खिलाड़ी यहां पे हो जाते हैं। और 11वें सदस्य कौन बने यहां पे? महेंद्र सिंह धोनी। ये 11वें सदस्य आपके वहां पे हो जाते हैं। अब देखो धोनी की यहां बात हो रही है, धोनी के बारे में 3 चीजें और आपको कम एक चीज तो पता ही वहां पे होनी चाहिए कि जो इन्होंने वर्ल्ड कप जैसे कब जीता था, या T20 वर्ल्ड कप कब जीता था, एशिया कप इन्होंने कब वहां पे जीता था, इनके साल भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहले ये तीनों चीज वहां पे पता होने चाहिए महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। जैसे अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका T20 विश्व कप वहां पे हुआ था, कि महेंद्र सिंह धोनी ने कब ये वर्ल्ड कप वहां पे जीता था T20 का, तो आप साल का नाम बताएंगे
बताएंगे क्या 2007 नाम आपको पता होना चाहिए। अगर ओडीआई यानी वनडे मैच जो वहां पे होता है इसका वर्ल्ड कप वहां कब जीता था तो आप बताएंगे 2011 बताएंगे। इसके बाद जो आपके एक चैंपियन ट्रॉफी वहां पे हुई थी, अगर उसका कभी क्वेश्चन पूछा गया कि चैंपियन ट्रॉफी इन्होंने किस वर्ष वहां पे जीता था तो आप क्या बताओगे 2013 में चैंपियन ट्रॉफी वहां पे जीती थी। तो ये जो इन्होंने वहां पे जो यहाँ पे जीते थे ये इनके वर्ष कम से कम आपको वहां पता होने चाहिए। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रख लेना कि जो आपका हॉल ऑफ फेम में कुछ खिलाड़ी और इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाते हैं जिन्हें पहले ही वहां पे शामिल कर लिया गया। देखो नंबर एक ये याद कर लेना, जैसे सुनील गावस्कर है, सुनील गावस्कर का नाम आपको पता होना चाहिए। और दूसरे खिलाड़ी एक ये हो जाएंगे कपिल देव का नाम आपको पता होना चाहिए। तीसरे खिलाड़ी एक हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर का नाम पता होना चाहिए। एक आपके हो जाएंगे चौथे नंबर पर राहुल द्रविड़। ये चार इंपॉर्टेंट और वहां पे हो जाते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। सारी चीजें आप यहां पे पता होनी चाहिए। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में कुल कितने खिलाड़ी हो जाते हैं, यहाँ पे कितने खिलाड़ी को शामिल अभी तक वहां पे किया गया है, तो टोटल अगर संख्या आपसे पूछ लिया जाता है तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, टोटल आपके 122 सदस्य यहाँ पे आ जाते हैं। कितने 122 सदस्य इसमें टोटल आपके वहां पे आ जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है कि हमसे कोई भी चीज वहां पूछी जा सकती है और हमें सारी चीजें वहां पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग क्या बताएंगे, महेंद्र सिंह धोनी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमारे हो जाते हैं जो हमें पता वहां पे होने चाहिए ताकि कुछ भी पूछा जाए तो हमारे एग्जाम से वो क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन आया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्न में से किस नदी के तट पे वहां पे स्थित है। देखो यहाँ पे हमसे केवल नदी का नाम पूछा जा रहा है लेकिन आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में भी कुछ वहां चीजें पता होनी चाहिए। जैसे इसका डिजाइन मान लो किसने वहां बनाया था, ये क्वेश्चन आता है। अब ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनेगी इसकी कुल ऊंचाई हाइट अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आप आंसर क्या बताएंगे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी निम्न में से किस नदी के तट पे स्थित है, गंगा, यमुना, कृष्णा, नर्मदा। तो आप इसका आंसर क्या वहां पे बताएंगे, तो आप सीधा सीधा कहेंगे, अगर हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी पूछा गया तो आप सीधा कहेंगे नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब अगर इसके हम कुछ पॉइंट और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं यहां पे, जैसे कि जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, अगर क्वेश्चन पूछा गया इसकी टोटल ऊंचाई हाइट कितनी वहां पे हो जाती है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, ये आपका 182 मीटर इसकी हाइट वहां पे हो जाती है। ये आपको वहां पता होना चाहिए। अब अगर क्वेश्चन ये हमसे पूछा जाए कि जो आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसका उद्घाटन कब वहां पे हुआ था, तो उद्घाटन अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या कहते हैं, 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन वहां पे हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन वहां पे हुआ था। ये डेट याद करना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। तो ये आपको पता वहां पे होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे नर्मदा नदी की बात वहां पे हो रही है, तो नर्मदा से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये नर्मदा नदी का यानी कहां से निकलती हैं, तो ये कहां से निकलेंगे, सीधा सीधा आप क्या बताओगे, ये निकलेंगे अमरकंटक से। कहां से निकलेंगे ये आप बताओगे, अमरकंटक से ये नदी वहां पे आपकी निकलती है। अभी क्वेश्चन ये आता है, अच्छा ये नदी अमरकंटक से निकलती है, अब ये गिरती कहां पे है, तो गिरती कहां पे आप बताओगे, ये अरब सागर में। कहां पे गिरेंगे, आप कहोगे ये आपके अरब सागर में ये नदी वहां पे आपके गिर जाती है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है इंपॉर्टेंट, ये नोट कर लेना कि जो ये मूर्ति यहां बनी है, जो यहां पे मूर्ति लगाई गई है, मूर्ति निर्माण किसके द्वारा वहां पे हुआ था, तो क्या बताओगे, यहां पे सीधा आपको पता होना चाहिए लार्सन एंड एक है टूब्रो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण वहां पे कराया गया था। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया ये जो मूर्ति बनी है इसका डिजाइन किसने वहां पे दिया था, अब अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया इस मूर्ति का, अच्छा ये बता दो जो आपका डिजाइन है ये किसके द्वारा दिया गया, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे, रामवंजी, क्या लिख लोगे, रामवंजी सुतार के द्वारा इसका आपका जो आपका ये दिया गया क्या डिजाइन वहां पे आपकी दी गई थी। ये पॉइंट आपको वहां पे पता होने चाहिए। अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो आपकी नर्मदा नदी है इसकी कुल लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए कि ये कितनी लंबी वहां पे है,
तो इस लंबाई क्या बताओगे इस नदी की, वो हो जाएगी आपकी 1312 किलोमीटर आपकी यहाँ पे हो जाती है। अब ये नदी अगर पूछा जाए कैसे प्रवाह होता है, किस दिशा की ओर प्रवाह होता है, तो आप क्या कहोगे, इस नदी का प्रवाह आपका पश्चिम की ओर वहाँ पे आपका होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे मैंने क्लियर कर दिए कि जो जो चीज़ें आपसे यहाँ पूछी जा सकती है और सारी चीज़ें आपको बिल्कुल वहाँ पे क्लियर भी वहाँ पे होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में आपका जो मियामी ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने वहां पे जीता था। क्योंकि स्पोर्ट के क्वेश्चन आपके आते हैं, 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया करंट अफेयर का आपका आता है, तो करंट अफेयर को आपको इसके बिल्कुल नहीं करना, अच्छे से उस पर तैयारी भी करना, क्योंकि आपसे कोई भी चीज़ वहां पूछी जा सकती है। तो ये 4 ऑप्शन हमारे क्या दिए गए, पहला है जैकब मैनसिंग है, दूसरा है कार्लोस अल्कराज है, तीसरा है नोवाक जोकोविच है और चौथा हमारा है डेनियल है। तो आपके पेपर में क्वेश्चन है तो आप क्या कहोगे, सीधा राइट आंसर यहां पे कहोगे जैकब मैनसिक का नाम आप बता दोगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब ये बताओ इन्होंने किसको हराया था, चलो ये तो मान लो विजेता हो गए, अगर यहां पे हमसे उप विजेता का नाम पूछ लिया जाता तो वो कौन हो जाते, उप विजेता यहां पे थे नोवाक जोकोविच, आपके इसके उप विजेता यहां पे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। और जो यहाँ पे नोवाक जोकोविच का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, इन्होंने 6 बार चैंपियनशिप वहाँ पे जीती थी, लेकिन जो आपका 2025 में चैंपियनशिप वहाँ पे हुई थी उसमें ये वहाँ पे हार गए थे। तो क्या बताओगे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन स्किप आप बिल्कुल ना करना, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा, हर प्रैक्टिस सेट से आप भी मान चलिएगा, लेकिन आपको सारी चीजें वहां पे अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। अच्छा ये बताओ 2024-25 जो चैंपियन सीजन के लिए रणजी ट्रॉफी किस भारतीय स्पोर्ट टीम ने वहां पे जीती थी। अभी जो आपका 2024-25 के हम लोग यहाँ बात करेंगे, जो आपका रणजी यहाँ पे ट्रॉफी था ये किस भारतीय स्पोर्ट टीम ने वहाँ पे जीती। मुंबई है, दिल्ली है, कर्नाटका है, विदर्भ है, तो किसका नाम आप बताएंगे यहाँ पे, तो आप सीधा सीधा नाम किसका बताएंगे, विदर्भ का नाम बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो रणजी ट्रॉफी है इसकी शुरुआत कब से हुई, ये कब से ये खेल आपका खेला जाने लगा, तो आप सीधा सीधा क्या कहोगे, जो रणजी ट्रॉफी है ये भारत की प्रमुख घरेलू टूर्नामेंट तो हो ही जाती है और इसकी शुरुआत आपका 1934 से वहां पे शुरू हुआ था। कब से, 1934 से आपका शुरू हुआ था। पहले इसका नाम था रणजीत सिंह के नाम से आपकी ये ट्रॉफी पहले खेली वहां पे जाती थी, ये आपका इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। और जो आपका ये 2024 जो आपका 2024-25 में ये रणजी ट्रॉफी है, इसके विजेता का नाम हमने देखा विदर्भ तो हो गए। अब इसका अगर आपसे ये पूछा गया उप विजेता, क्योंकि उप विजेता भी हमारे एग्जाम में आता है, तो विदर्भ जो टीम थी ये किसको हरा के वहां पे जीतती है, तो आप क्या बताओगे, किसका नाम बताओगे, वो आपका इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाता है। तो आप कहोगे ये आपकी उप विजेता टीम यहाँ पे केरल की वहां पे हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। अब देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विदर्भ टीम है इसके कप्तान वहां पे कौन, भाई जाहिर सी बात है जो टीम वहां पे जीतती है उसके कप्तान भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वहां से। तो अगर इसके कप्तान आपसे पूछ लिया जाता है तो वो क्या हो जाएंगे, यहां पे आप बताओगे अच्छे वाडकर, अच्छे वाडकर जो हो जाएंगे ये विदर्भ टीम के क्या हो जाएंगे, कप्तान आपके यहाँ पे आपके हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन आपसे ये यहाँ पूछा गया, अच्छा ये बताओ प्लेयर ऑफ, अगर ये पूछ लिया गया प्लेयर ऑफ द सीजन, प्लेयर ऑफ द सीरीज लिख लेना, प्लेयर ऑफ द सीरीज ये किसको वहां पे दिया गया था, तो ये बताओगे आप हर्ष दुबे को, किसको, हर्ष दुबे को, ये आपका प्लेयर ऑफ द सीरीज यहां पे आपका दिया गया था। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे टोटल हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा जो रणजी ट्रॉफी है ये सबसे ज्यादा कौन सी टीम ने आज तक वहां पे जीता है, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया रणजी ट्रॉफी अभी तक कौन सी ऐसी टीम है जो सबसे ज्यादा वहां पे जीती है, तब नाम किसका बताते हैं, हम बताते हैं मुंबई का,
मुंबई ने, क्योंकि यहाँ पे 42 बार आपको ये रणजी ट्रॉफी वहां पे आपकी ये जीती है। लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विदर्भ में आपको वहां पे टिक कर देना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि रणजी जो ट्रॉफी होती है कुल कितने टीमें इसमें भाग वहां पे लेती हैं, तो टीमों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, आप कहोगे टोटल 38 टीमें होती है जो इसमें आपकी वहां पे भाग लेती हैं इस टूर्नामेंट के लिए। तो सारे पॉइंट क्लियर करते हुए वहां पे चलना है आपको। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश या राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के राष्ट्रपति। किसका पूछा गया, राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं कि नियुक्त किसके द्वारा वहां पे की जाएगी, तो आप क्या कहोगे, सीधा सीधा ये हो जाएंगे जो राज्य का जो राज्यपाल है उसके द्वारा नियुक्त वहां पे होती है। ऑप्शन नंबर बी आपकी राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब ये किस अनुच्छेद के तहत अगर आपसे पूछा जाता तो अनुच्छेद यहां पे क्या बताते, वो हो जाएगा 165 के तहत वहां पे नियुक्त वहां पे की जाती है। और जो आपके ये महाधिवक्ता होते हैं ये राज्य सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और उच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व वहां पे आपका करता है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो महाधिवक्ता की योग्यता आखिर क्या वहां पे होती है, तो योग्यता अगर आपसे पूछी जाती है तो क्या बताते, महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष वहां पे वकालत भी किया हो, तो ये क्या हो जाएगी, नियुक्ति वहां पे हो जाती है कि किसी का अगर मान लो नियुक्ति वहां पे करना है, ये इनका आपका योग्यता वहां पे हो जाती है। तो फिलहाल राइट आंसर क्या बताएंगे, राज्य के राज्यपाल हमारा राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और दोस्तों यहां पे ये जो नोट्स आपके यहां पे दिए गए सारे मैंने आपके अपलोड वहां पे कर दिए, चाहे आपका बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, जीके, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मैंने आपके एप्लीकेशन में भी यहां पे अपलोड कर दिए। बस एक बार आप वो तैयार कर लेना, जहां से आपको नोट्स बनाने नहीं पड़ेंगे, जो चीज जैसे दी जा रही बस वैसे तैयार करके एग्जाम में बैठना, पेपर में क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिखेंगे। या फिर जो व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा मुझे व्हाट्सअप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, जहां मैं ये कंप्लीट नोट सीधे आपको व्हाट्सअप पे ही वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों यहां पे नोट्स के साथ आपके 50 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर भी यहां पे अपलोड किए गए, जो आपके आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, वो सारे भी आपको इसी एप्लीकेशन में यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना। और ये जो आपके प्रॉपर नोट्स यहां पे दिए गए सारे नोट अच्छे से आप वहां पे तैयार करिएगा, ताकि आपको इसी बार आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाए। चलिए हम लोग देखते हैं एक अगला सवाल क्या यहां पे हो जाता है कि ब्राह्मणों पर जो आपका जजिया कर सर्वप्रथम किसने वहां पे लगाया था। ये आप नोट जरूर एक बार तैयार करना, अगर आप चाहते हैं कि भाई 2026 में ही अपना हम सिलेक्शन वहां पे ले ले। देखो क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया। यहां पूछा क्या गया, सर्वप्रथम किसने वहां पे लगाया, ये चीज ध्यान रखना। ये पॉइंट जो आपका दिया गया, पहला ऑप्शन था मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, फिरोज शाह तुगलक है या गयासुद्दीन तुगलक है। तो आप क्या बताओगे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन वहां पूछा गया, सीधा सीधा कहोगे सर हमारे पेपर में क्वेश्चन आया, हम कहेंगे किसका, फिरोज शाह तुगलक का नाम यहां पे आप बता देना। हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर जो जजिया कर होता क्या है। तो जजिया कर दोस्तों एक ऐसा कर वहां पे होता था जो आपके गैर मुस्लिम वहां पे होते थे, जो गैर मुस्लिमों की सुरक्षा के लिए आपका जजिया कर वहां पे लगाया जाता था। अब देखो ये क्वेश्चन एक ये पूछा जाता है कि जो आपको ये जजिया कर है ये किस पे नहीं लगता था, तो वहां पे जो औरतें होती थी उनमें जजिया कर नहीं लगता था, या जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे जजिया कर वहां पे नहीं लगाया जाता, या फिर जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उन पे भी ये जजिया कर वहां पे नहीं लगता था। तो किसने ये लागू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर वहां पे लगाया था। अब ये क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है कि ये जजिया कर को किसने वहां पे समाप्त आपका कर दिया था। तो जजिया कर को समाप्त किसने किया था, आप क्या बताओगे, अकबर ने जजिया कर को वहां पे समाप्त आपका वहां पे कर दिया था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट यहां पे आपका हो जाता है, देखो अकबर तो मान लो एक बार क्या जजिया कर लगा उसको वहां पे समाप्त कर दिया। अब ये क्वेश्चन आता है कि जजिया कर को पुनः दोबारा किसने वहां पे लागू कर दिया। अगर ये क्वेश्चन पूछा था तो नाम किसका आप बताते हैं, यहां पे जहांगीर का नाम बताओगे, किसका नाम बताओगे, अब जहांगीर
गिर का नाम बताओगे। जहांगीर ने क्या किया, जो जजियागर अकबर ने समाप्त वहां पे किया था, तो जहांगीर ने उसे दोबारा वहां पे लागू आपका ये कर दिया था। तो ये सारे आप पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना जो आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाते हैं। तो मान लो सर्वप्रथम किसने लगाया, आप बताओगे फिरोज शाह तुगलक ने। जजियाकर को समाप्त किसने किया, आप बताओगे अकबर ने। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि पुनः जजियाकर किसने वहां पे लागू कर दिया गया था, तब आप जहांगीर का नाम वहां पे बता देते। तो सारी चीजें आप तैयार करते हुए चलिएगा। एक सवाल यह पूछा गया, जो आपका कश्ती कढ़ाई के लिए निम्न में से किस राज्य का जीआई टैग, देखो जो जीआई टैग होते हैं ना, ये जीआई टैग आप जरूर तैयार करना। जीआई टैग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और जीआई टैग आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है, जहां से कभी ना कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा देखने को मिल जाते हैं। तो बताओ, तेलंगाना होगा, कर्नाटक होगा, राजस्थान होगा या बिहार होगा? हमसे किसका पूछा जा रहा है, जो आपका कश्ती कढ़ाई के बारे में हमसे पूछा गया, तो आप किसका नाम बताओगे? हम बताएं कर्नाटक का नाम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। दो, कर्नाटक में कुछ और जीआई टैग वहां पे हो जाते हैं, जैसे कि आप ये देखना कि जैसे एक आपका कभी अगर पूछ लिया गया मैसूर का, यहां पे सीधा क्या लिखोगे, मैसूर सिल्क। अगर इसका जीआई टैग पूछा गया तब भी किसका नाम बताओगे, तब भी आप कर्नाटक का नाम वहां पे बताओगे। या फिर अगर कभी आपसे ये पूछ लिया गया कि जो आपका इलकल साड़ी है, इसका जीआई टैग बता दो, तब भी आप किसका नाम बताओगे, कर्नाटक का नाम बताओगे। ये दोनों पॉइंट भी यहाँ पे नोट करना कि हो सकता है क्या चीज आपके एग्जाम में वहां पूछ ली जाए। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भारतीय संविधान में हुए जो आपके 60वें संशोधन ने पेशा कर दिया कि सीमा को वार्षिक 250 से बढ़ाकर कितना रुपए वहां पे कर दिया गया था, कितना रुपए वहां पे कर दिया। भारतीय संविधान में हुए 60वें संशोधन ने पेशा कर की सीमा को वार्षिक 250 से बढ़ाकर कितने रुपए वहां पे कर दिए। तो कितने रुपए बताओगे, तो आप बताओगे वो हो गया है कितना, 25 रुपए। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये अगर देखो, ये अभी एक ये इंपॉर्टेंट नोट करना कि जो आपका 101 वह संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका जीएसटी से संबंधित यहां पे आपका हो जाता है। ये क्या होता था, ये आपका पेशा कर को प्रभावित वहां पे नहीं करता है, यानी इसमें आपका जो जीएसटी थी वो वहां पे नहीं लगती है। लेकिन ये संविधान संशोधन याद करना, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ऐसा था जो जीएसटी से आपका जीएसटी के अंतर्गत वहां पे आता है, या जब जीएसटी वहां पे लागू की गई थी तो कौन सा संविधान संशोधन आपका किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन याद करना, इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन होता है, पेपर में क्वेश्चन यहां से आपके बनता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पर अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव की घोषणा वहां पे की थी। यानी कांग्रेस ने 1929 में किस स्थान पे, हमसे उस स्थान का नाम पूछा जा रहा है। बॉम्बे है, लाहौर है, मद्रास है, कराची है, तो वो कौन सा स्थान आपका वहां पे हो जाता है। तो आप क्या बताओगे, सीधा सीधा आप कहोगे सर हम कहेंगे लाहौर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी जो आपका लाहौर अधिवेशन आपका ये 1929 में यहां पे हुआ था, जहां पे जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा यहां पे दोस्तों आपकी ये कर दी गई थी। अब ये अधिवेशन कब वहां पे हुआ था, आप कहोगे 26 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे। अगर नदी का नाम पूछा जाता तो आप क्या कहते हैं, रावी नदी के तट पर ये आपका अधिवेशन वहां पे आपका हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज की शपथ भी वहां पे ली गई थी, जो बाद में आपका गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो बाद में क्या हुआ, गणतंत्र दिवस के रूप में आपका मनाया जाने लगा। तो क्या बताओगे, एक लिखोगे, लिखना 26 जनवरी, ये डेट नोट करना, 1930 को पूरे देश ने पूर्ण स्वराज की शपथ ली वहां पे। इसीलिए आपका जो 26 जनवरी है ये आपका गणतंत्र दिवस के रूप में अब यहां पे मनाया जाता है। अब एक चीज ये भी याद कर लेना कि जो आपका लाहौर था,
लाहौर अधिवेशन में तिरंगा झंडा आपका फहराया गया था। तो अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि तिरंगा झंडा सबसे पहले कहाँ पे फहराया गया था, तो इसी जो लाहौर अधिवेशन में ही तिरंगा झंडा आपका वहां फहराया गया था और वहां पे जनगण मन भी आपका वहां पे गाया गया था। तो ये आपका दोनों डेट आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, दोनों डेट आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए, इनमें कंफ्यूजन कभी आप ना होना कि गणतंत्र दिवस आपको 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता। अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया क्या रीजन है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का मनाए जाने का। अच्छा ये बताओ निम्नलिखित में से किस राज्य में आपका थाई पूषम यानी कि थाई पूषम उत्सव आपका मनाया जाता है। बे सेम ऐसी क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे दिखेंगे। अगर आपने यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहे हो, तैयारी बिल्कुल सही है, 100% सिलेक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। बताओ त्रिपुरा होगा, सिक्किम होगा, तमिलनाडु होगा या तेलंगाना होगा। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे? सीधा सीधा आप कहोगे सर हम तो कहेंगे तमिलनाडु का नाम बताएंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तमिलनाडु 2 त्योहार और उत्सव और ऐसे होते हैं जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक आपसे हो सकता है पूछ लीजिए पोंगल होता है, कहाँ का उत्सव आपका हो जाएगा, तभी आप यहाँ का नाम बताओगे। या फिर आपसे पूछा गया जो आपका जलीकट्टू हो गया, जलीकट्टू ये कहाँ का हो जाएगा, ये भी आप कहाँ का बताओगे, तमिलनाडु का ही नाम यहाँ बनाओगे। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। देखो दो आपका ये थाई पूषम होता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जो भगवान आपके जो मुरुगन है यानी कार्तिकेय को समर्पित वहां पे आपका हो जाता है। और ये आपका थाई महीने के पूषम नक्षत्र में आपका ये मनाया जाता है और जनवरी फरवरी में आपको जो पलानी मंदिर में मुख्य उत्सव इसका वहां पे होता है। अगर पूछा जाए इसका सबसे उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो आप क्या कहोगे? पलानी। क्या कह दोगे यहाँ पे? पलानी मंदिर में इसका मुख्य उत्सव आपका वहां पे मनाया जाता है। तो सारे पॉइंट अच्छे से आप वहां पे तैयार करते हुए चलिएगा। अब यहां दोस्तों ये मैथ के हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और 5 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं। मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे नॉर्मल आते हैं। देखो 2 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के रहे तो वो 3 क्वेश्चन अर्थमेटिक के रहेंगे, 2 आपके एडवांस मैथ के वहां पे आते हैं। पर ज्यादातर क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के ही एग्जाम में वहां पे आए। जितनी बार भाई अभी आपका आरवी नर्सिंग का पेपर वहां पे हुआ था, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 750 की अंकित कीमत वाली पतलून छूट के दौरान 660 में बेची गई, तो इसमें कितने प्रतिशत का डिस्काउंट, कितना परसेंट का छूट आपको वहां पे दिया गया। तो भाई छूट बराबर क्या होता है, कैसे इसे सॉल्व करो ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे आप राइट देखो, अगर कोई सामान मान लो 750 रुपए कोई सामान हमारी थी और बेचा कितने का आपने, 660 रुपए की आपने वहां बेच दी, तो ये बताओ कितने रुपए का, रुपए में कितना डिफरेंट आपका हो रहा है, कितना डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हो। आप कह रहे हो हम यहाँ पे 90 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं, तो परसेंटेज में कैसे निकालोगे? जितने रुपए का आपका डिस्काउंट है और जो पहले मूल्य था वो आप यहाँ पे नीचे लिख दोगे। परसेंटेज क्या करते हैं, गुणे आप यहाँ पे 100 करोगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, आप सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका 12% यहाँ पे हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसमें 12% का डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं। तो सीधा सीधा क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। देखो और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु की कीमत 2 वर्षों में 25% बढ़ाई जाती है। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में 25% आपकी बढ़ाई जाती है। और इस वर्ष की कीमत, अगर इस वर्ष की कीमत उसकी 120 से बढ़कर आप कितनी हो गई, 140 रुपए हो गई, तो बताइए कि अगले वर्ष में प्रतिशत वृद्धि कितनी वहां पे होनी चाहिए। देखो पहले क्या था, इस वर्ष अगर किसी चीज की कीमत कितनी है आपकी 120 रुपए यहाँ पे हो गई और टोटल हमसे ये कहा गया कि 2 वर्षों में 25% हमें बढ़ाना है। तो अगर इसका 25% बढ़ाओगे तो मान लो 125/100 इसे हम करते हैं, तो टोटल हमें ये 150 रुपए का हमें लास्ट में ये बेचना चाहिए, बिकना चाहिए वहां पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब इसमें बताया जा रहा है कि 1 वर्ष में अगर ये बढ़ के रेट कितना हो गया, 140 यहाँ पे हमारा हो गया कि देखो 2 वर्ष बढ़ाई जा रही, लेकिन इस बार बढ़ के कितना हो गया, 140 रुपये वहाँ पे हो गया। और लेकिन टोटल हमें कितना बढ़ाना है, 150 यहाँ बढ़ाना है। चलो एक तो हमारा बढ़ ही गया है। अब यहाँ पे ये देखो 140 से 150 के लिए कितना आपका बढ़ेगा। आप कह रहे हो कि यहाँ पे 10 बढ़ रहा है और कितने में बढ़ेगा, 10, ये 140 में बढ़ रहा है। तो परसेंटेज पूछा गया 10 बटे आप यहाँ 140 कर दोगे, गुणे आप 100 कर दोगे, इसे सॉल्व करोगे कितना निकल के आ जाएगा,
इसे सॉल्व करो, डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 7.14% आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 7.14% हमारा जो इस साल आपकी ये वृद्धि वहां पे होगी। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो गया। दोस्तों आप ऐसी तैयारी वहां पे करते रहिएगा, आपका जब एग्जाम लगेगा जो बच्चा ये 100 सेट वहां पे करके जाता है, यकीन मान चलना इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन जितने क्वेश्चन यहाँ पे देखो 100 प्रैक्टिस सेट का मतलब है टोटल आपके 5000 क्वेश्चन। अगर ये 5000 क्वेश्चन आपने अच्छे से वहां पे तैयार भी कर लिए तो जो आपके मान लो 50 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बड़ी आसानी से सभी के आंसर वहां पे आप दे पाओगे। लेकिन सारे चीजें आप अच्छे से वहां पे तैयार करते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक कक्षा में 60 लड़के और लड़कियां हैं। अब इनमें से कौन सा लड़के और लड़कियों की संख्या का सही अनुपात नहीं हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। देखो टोटल कितने 60 हैं। अब रेशियो देखो, अगर इनको हम डिवाइड करें 1:6 में, 1:6 में यानी 6 1 7 7। अब तुम्हें क्या लगता है ये 60 आपका 7 से डिवाइड यहाँ पे होगा? भाई बिल्कुल नहीं होगा। तो भाई किसी लड़के या लड़की को आप आधा आधा काट के तो वहाँ खड़ा नहीं कर दोगे, यानी उनको हमें डिवाइड करना एक रेशियो में करना वहाँ पे। तो यही आपका वहाँ पे नहीं हो सकता, सीधा कहोगे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। अब इसी 60 को आप 2:3 में डिवाइड कर सकते हो। जैसे 3 और 2 जोड़ा आपका हो गया 5 हो गया, 5 के 60 भाग करोगे 12 आ गया। अब 12 में क्या करोगे, 12 दूना 24 हो गया, 12 3 36 हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सेम ऐसे 3 1 4 का डिवाइड हो जाएगा, 7 3 10 को हम लोग डिवाइड करके इनको रेशियो में बदल सकते हैं। लेकिन जब ये 6 1 7 हो गया, 7 से भाई ये जब कट ही नहीं रहा वहां पे, तो आप डिवाइड कैसे वहां पे कर सकते हो? तो यही हमारा रेशियो इसका गलत आपका हो जाएगा। आप सीधा सीधा कहोगे ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दो संख्याओं का आपका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 252 और 18 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर आपका 90 है तो संख्याओं का योग बता दो कितना वहां पे हो जाएगा। तो उन संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है कितना वहां पे होगा। देखो हमने माना कि दो संख्या हमारी, देखो जो आपका एचसीएफ है यहाँ पे 18 है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने सीधा सीधा मान लिया कि हमारी जो संख्या हो गई, दो संख्या हो गई, हमने सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिख दिया, एक संख्या हमने लिख दिया 18m हो गई और एक संख्या हमारी 18n यहाँ पे आपकी हो गई, ठीक है। अब देखो एक चीज हमें ये पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपको पता होगा, पहली संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है, लाशा गुणे माशा हमारा वहां पे होता था। अब ये दो संख्याएं हमारी अगर यहाँ पे हो जाती है तो आप ये कह सकते हो कि लाशा गुणे माशा, तो आप वहां पे क्या दो संख्याओं गुणनफल वहां पे निकाल लेना। इसके बाद सिंपल सा आपको m और n का मान यहां पे निकाल लेना। जो आपका m और n का मान निकले दोनों मान को आप वहां सिंपल से जोड़ देना, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। मैथ बिल्कुल आपकी इजी वहां पे आती है, जिसका आंसर बड़ी आसानी से आप वहां पे दे लोगे। जब ये पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना 162 आपका निकल के आएगा आंसर। बिल्कुल आप क्वेश्चन देख के उनके आंसर वहां पे दे सकते हो। मैथ इतनी आपकी नॉर्मल वहां पे देखने को मिलेगी। और फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट वहां पे होता, आप जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आपको जो आपका डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो भी डाउट होगा उसका सॉल्यूशन मैं आपको बिल्कुल वहां प्रोवाइड आपको कराऊंगा। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, इसमें दिया गया है कि रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से आपका 12 मिनट यहाँ पहले पहुंच रहा है। देखो यहाँ पे क्या देरी हो रही, यहाँ पहले पहुंच रहा है। तो उसके स्कूल से उसके घर की दूरी हमसे पूछी जा रही है। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला वहां पे याद कर लेना। क्या फार्मूला हो जाएगी, जो आपकी चाल दी जाएगी चाल को दोनों को गुणा कर लेना और एक चाल का डिफरेंट ले लेना और इसके बाद जो आपका समय दिया जा रहा है उसका आप अंतर वहां पे ले लेना, अंतर लेना, बस यही फार्मूला लगाना। इसका दूरी सीधा सीधा यहां से आप टोटल जो दूरी होगी वो आप यहाँ पे निकाल लोगे। तो अब देखो यहाँ पे चाल कितनी दी जा रही, एक है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, एक है आपकी कितनी, एक तो हमारी क्या निकल आई 16 और दूसरी चाल यहाँ पे देखो कितनी यहाँ पे दी जा रही है और दूसरी चाल आपकी दी जा रही है 20 यहाँ पे दी जा रही है। तो हम क्या करेंगे 16 गुणे 20 कर दो, पहले 16 गुणे 20 आपने किया, बाद में क्या इनका डिफरेंट ले लो, 20 और 16 का डिफरेंट आप करोगे कितना आ गया 4 यहाँ पे हो गया। अब देखो समय का डिफरेंट देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 मिनट की हमें यहाँ पे देरी हो रही थी और यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसके बाद क्या हो रहा है 12 मिनट यहाँ पहले पहुंच रहा है।
तो टोटल डिफरेंट यहाँ पहले देरी थी और यहाँ जल्दी पहुंच गया, तो 12 और 4 हम यहाँ निकाल सकते, 16 आपका हो गया। टोटल जो आपका डिफरेंट समय कितना हो गया, 16 आपका यहाँ पे होगा। लेकिन आप ये देख रहे हो ये सारा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, लेकिन समय हमारा मिनट में है। तो आप सिंपल क्या करो, जो आपका मिनट है उसे घंटा में चेंज कर लो। तो कैसे हम लोग चेंज करेंगे, इसे 60 से आप यहाँ पे कर दोगे भाग, ये घंटे में आपका चेंज हो जाएगा। आप देखो यहाँ 20 से काटा, 20 तियां आपका 60 हो गया, 4 से काटा, ये कितना 4 चौक यहाँ पे 16 आपका हो गया, यानी 20 तियां 60 हो गया, और यहाँ पे 4 से 4 कट गया। इसे सॉल्व करो, कितना आपका हो जाएगा, 16 गुणे 4 किया, 16 16, 16 दूम 32, 16 48, 16 चौको 64 हो गया, और बटे में कितना है आपका 3 हो गया, यानी 64/3 आपका ये दूरी यहाँ पे निकल के आ जाएगी। और यही हमारे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया, कितना 64/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इतने किलोमीटर की आपकी दूरी वहां पे आपकी हो गई। तो इस तरह आप आंसर उनके बड़ी आसानी सभी क्वेश्चनों को आप यहाँ पे दे सकते हो। बट डेली आप मेरे साथ रहिएगा, मैं पूरा आपका सिलेबस भी वहां पे रिवाइज करा दूंगा, और यहाँ पे यकीन मान चलना ये आपके न्यू पैटर्न बेस के ही सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जिनके ज्यादा चांस रहते हैं पेपर में आने के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा था फिजिक्स क्वेश्चन आता है, और हमें पता है फिजिक्स टोटल 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, विपरीत दिशा में यात्रा करने वाली 2 तरंगों की प्रत्येक आयाम, यानी प्रत्येक की आयाम कितनी है, 1.5 mm है, और उनकी आवृत्ति क्या है, एक की 10 है, और उनकी गति क्या है आपकी 20 गति यहाँ पे दी जा रही है। पूछा गया निकटतम नोड्स के बीच की दूरी, निकटतम नोड्स के बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है। तो नोड्स के बीच की दूरी कैसे आप निकालोगे, देखो तरंग दैर्ध्य का फार्मूला पहले लिख लो, क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया तरंग दैर्ध्य का फार्मूला यहाँ पे हमारा हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या चीज हमारी यहाँ पे दी जा रही है। पहले जो आपका v हो गया, वेग हो गया, वेग कितना, गति कितनी है, हम कहेंगे भाई गति हमारी हो गई 20 यहाँ पे हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका क्या दिया जा रहा है, आवृत्ति कितनी है, आवृत्ति आपने कहा हमने यहाँ पे 10 दे दिया, तो ये इसका मान कितना निकल के आपका 2 यहाँ पे निकल के आ गया। अब देखो स्टैंडिंग तरंग दैर्ध्य से निकटतम जो नोड्स के बीच की दूरी होती है, क्या होती है, जो आपकी नोड्स की दूरी व बीच की दूरी यहाँ पे होती है, ये क्या होती है आपके λ/2 वहाँ पे हो जाती है। और लैम्डा का मान अभी मैंने निकाला 2 होता है। अब इसको 2 को आप 2 से डिवाइड करो, कितना निकल के आएगा, ये आपका 1 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, 1.01 निकल के आ गया। तो सीधा सीधा आप ये कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 1 जो यहाँ पे आपका दिया गया है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका आया था, जो आपका रिलेशन भर्ती वहां पे हुई थी एमसी सेंटर लखनऊ में, वहां पे ये क्वेश्चन सीधे सीधे वहां पे पूछा गया था आपसे। और अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लेते, क्या दिया गया है, पहाड़ों पर बर्फ सूर्य से गर्म होने पर एक साथ नहीं पिघलती, उसका रीजन क्या वहां पे होता है। देखो पहला ये बहुत कठोर हो जाती है, यह सूर्य की अधिकांश गर्मी को परावर्तित कर देती है, इसमें कम विशिष्ट ऊष्मा क्षमता वहां पे होती है, इसमें उच्च गुप्त ऊष्मा संलयन वहां पे होती है। तो आप क्या बताओगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो आप सीधा सीधा कहोगे यह सूर्य की अधिकांश गर्मी को क्या करती है, परावर्तित कर देती है। इसका रीजन क्या होता है, जो बर्फ होती है एकदम व्हाइट कलर की होती है, जो वहां पे सूर्य का प्रकाश गिरता है, तो ज्यादातर क्या हो उसकी गर्मी को क्या करती है, परावर्तित वहां पे कर देती है। तो क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, ये बताओ अच्छा जो आपकी बर्फ होती है, अगर पूछा गया बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा क्या वहां पे होती है, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप क्या कहते हैं, ये होती है आपकी सीधा सीधा आप एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि बर्फ की आपकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी वहां पे होती है। तो ये वैल्यू सीधा सीधा आपके ऑप्शन वहां पे दिखेगी, और ये वैल्यू आपको पता वहां पे होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा फिजिक्स में क्या पूछा गया, नम हवा में ध्वनि का वेग शुष्क हवा से अधिक होता है क्योंकि नम हवा में होती है। नम हवा में क्या वहां पे होती है, शुष्क हवा से कम घनत्व, शुष्क हवा से कम दबाव, शुष्क हवा से अधिक दबाव, या शुष्क हवा से अधिक घनत्व। तो आप क्या बताओगे राइट आंसर इसका, तो आप सीधा सीधा क्या कह दोगे, हम कहेंगे शुष्क हवा से कम घनत्व वहां पे होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। दोस्तों ये मान चलना है कि नम हवा में जो ध्वनि का वेग होता है लगभग आपका 0.3% आपका अधिक होता है, किससे, शुष्क हवा से।
कितना अधिक होता है, 0.3% अधिक आपका वहां पे होता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम तापमान बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो वेग में क्या प्रभाव पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधा सीधा पूछेगा। अगर ताप आपका बढ़ जाए, तापमान आपका बढ़ जाता है, तो वेग में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप क्या कहोगे, जो उसका वेग होगा, वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या कहोगे, वेग भी आपका वहां पे बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट वहां पे आपका हो जाता है। सारी चीजें यहां पे याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा जाता है। और दोस्तों जो आपकी ये शुष्क हवा होती है, अगर इसमें पूछा जाए शुष्क हवा, आप देखोगे ये क्वेश्चन जीके में कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। शुष्क हवा में आपका जो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है, कितने परसेंटेज होती है, तो आप क्या कहोगे, ये होती है आपकी 78% वहां पे होती है। ऑक्सीजन का पूछा जाता, आप कहते हैं क्या 21% होती है। ये आप दोनों चीजें याद करना, इनके ज्यादातर एग्जाम में यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में वहां पे आते हैं। या तो नाइट्रोजन का पूछता है तो ऑक्सीजन का पूछता है, ये दोनों की परसेंटेज याद कर लेना, इनके परसेंटेज सीधा सीधा हमसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्यूरी किसकी इकाई है। जो आपका क्यूरी होती है किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिविटी की है, तापमान की है, ऊष्मा की है, ऊर्जा की है। तो क्यूरी किसकी इकाई है बताओगे, ये आपकी हो जाएगी किसकी, रेडियो एक्टिविटी की वहां पे हो जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब ये बताओ इसकी जो क्यूरी इकाई आखिर नाम दिया किस वजह से गया था, ये एक वैज्ञानिक का नाम क्या था वहां पे, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी ये नाम वहां पे आपका हो जाता है। जिन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने रेडियम की, रेडियम की खोज वहां पे की थी। इन्हीं के नाम पे इसकी इकाई आपकी क्यूरी वहां पे रखी गई, किसकी, रेडियो एक्टिविटी की रखी गई। और मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी, रेडियम की खोज इन्होंने वहां पे की थी। तो कोई भी चीज पूछेगा आपके एग्जाम में, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, बस सारी चीजें आप तैयार करते हुए वहां पे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ओवन में उपयोग होता है, क्या चीज है जो आपका ओवन में यूज होता है, एक्स किरणें, यूवी किरणें, या माइक्रोवेव्स, या रेडियो वेव्स। तो किसका यूज होता है किसमें, आपका ओवन में, तो आप क्या कहोगे, उसमें माइक्रोवेव्स का यूज होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी जो आपका माइक्रोवेव ओवन होता है, ये माइक्रोवेव्स का उपयोग वहां पे करता है, जो पानी के अणुओं को वाइब्रेट कर ऊष्मा वहां पे उत्पन्न कर, उसे वाइब्रेट करेगा, उसमें क्या करेगा, ऊष्मा उत्पन्न वहां पे कर देता है। तो सीधा सीधा क्या कह दोगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अब ये बताओ सभी तेल, यहां से हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के यहाँ पे आपके एग्जाम में आते हैं और 15 आपके बायोलॉजी। हमने यहाँ 20 क्वेश्चन यहाँ पे देख चुके हैं। अब ये काउंट कर लेना क्या स्कोर आपको वहां पे जा रहा है। अभी हमारे पास 30 क्वेश्चन और हैं, हम वो भी सारे एक एक करके क्वेश्चन वहां पे देखेंगे। इसमें बताओ सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक से जाने जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, हाइड्रोकार्बन होगा, या एस्टर होगा। तो आप क्या बताओगे राइट आंसर यहां पे, आप कहोगे सर हम तो कहेंगे किसका नाम, एस्टर का बताएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर इस एस्टर का सूत्र आपसे पूछ लिया जाए, एस्टर का सामान्य सूत्र बताओ क्या वहां पे होता है, तो ये इसका सूत्र यहां पे आप सीधा सीधा नोट कर लेना, जो कि आपका हाइड्रोलिसिस से आपका जो फैटी एसिड और अल्कोहल वहां पे आपका देता है, ये इसका सूत्र हो जाता है किसका, एस्टर का समान सूत्र आपका यहां पे हो जाता है, क्योंकि इनके समान सूत्र भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहां पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, कार्बन का परमाणु क्रमांक अगर आपका 6 है और परमाणु द्रव्यमान अगर आपका 12 है, कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन वहां पे होंगे, पर इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, ये आपसे पूछा गया। अच्छा ये बताओ जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, देखो परमाणु क्रमांक होता है, ये प्रोटॉनों की संख्या वहां पे होती है, इसलिए इसमें क्या होंगे 6 प्रोटॉन भी वहां पे हो जाते हैं। यानी जो आपका परमाणु क्रमांक यहाँ पे कितना दिया गया है, 6 यहाँ पे आपका दिया गया है। तो परमाणु क्रमांक जो होता है ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर वहां पे होता है। तो यहाँ हमसे पूछा क्या गया, प्रोटॉनों की संख्या का पूछा गया है। तो जितने हमारे परमाणु क्रमांक होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, प्रोटॉनों संख्या यहां पे हो जाएगी। तो यहां पे क्या कहोगे, प्रोटॉनों की संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 6 यहां पे हो जाएगी। आप कह दोगे सीधा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। अगर ये कहा जाए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधा सीधा क्या बताओगे,
1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा और 2p2 ये हो जाएगा इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहां पे आपका हो जाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया प्रोटॉन की बताओ खोज किसने वहां पे की थी, तो खोज किसका बताओगे, इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने इसकी खोज की थी? रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रोटॉन की वहां पे खोज की थी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना, ये पूरा सिलेबस ही हमारा हो जाता है। अब इसकी जो सेट हमारे कुछ पहले हमने कराए थे वहां मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो वहां पे था वो हमने करना आपको सिखाया ही वहां पे था। तो सीधा सीधा क्या बता दोगे, यहाँ पे 6 जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने हमारे प्रोटॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन खोज करता हमारे रदरफोर्ड वहां पे हो जाते हैं और कार्बन का ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका यहां पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया परमाणु बम किसने विकसित किया? जो आपका परमाणु बम है ये किसने विकसित वहां पे किया था? वार्नर वान ब्राउन होंगे, जे रॉबर्ट आपका ओपेनहाइमर हो जाएंगे, एडवर्ड टेलर होंगे या सैमुअल कोहेल हो जाएंगे। तो परमाणु बम का आपसे पूछा जा रहा है तो किसका नाम बताएंगे हम बताएंगे सीधा जे रॉबर्ट ओपेनहॉर्न का नाम बता दें, ओपेनहाइमर का नाम बताएंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में परमाणु बम का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां पूछा जा चुका है। और जो ये वार्नर वान ब्राउन का नाम दिया जा रहा है इनको आप ये मान चलना ये आपके एक रॉकेट वैज्ञानिक हो जाएंगे। किसके? ये आपके एक रॉकेट वैज्ञानिक वहां पे हो जाते हैं जिन्होंने आपके ये V2 जो आपका V2 रॉकेट की खोज, यानी उनके लिए ये काफी ज्यादा फेमस वहां पे हुए थे, उससे ये वहां पे जाने जाते थे। अब एक है आपका नाम एडवर्ड यहाँ पे टेलर दिया जा रहा है। इनको आप जानना कि जो आपके हाइड्रोजन बम है, क्या जानोगे? अगर हमसे यहाँ पे हाइड्रोजन बम का पूछा जाता है तो हम इनका नाम वहां पे ले जाते हैं कि हाइड्रोजन बम के जनक कौन हो जाएंगे, तो आप कहते हैं एडवर्ड टेलर यहाँ पे हो जाते हैं। अब इसके बाद जो सैमुअल कोहेन का नाम दिया जा रहा है इनको आप लेना न्यूट्रॉन बम। अगर न्यूट्रॉन बम का हमसे पूछा जाता है तो हम यहाँ पे सैमुअल कोहेन का नाम बताते। परमाणु बम बता दिया, हाइड्रोजन बम बता दिया, न्यूट्रॉन बम बता दिया, इनके जो खोज करते हैं उनके नाम बता दे। कोई भी चीज़ पूछे आप उनके आंसर बड़ी आसानी से वहाँ पे दोगे, बस सारी चीज़ें आप तैयार करते हुए चलिएगा। अच्छा ये बताओ जो आपका फ्लोरेसेंट ट्यूब में सबसे अधिक उपयोग होने वाला पदार्थ क्या है? यानी फ्लोरेसेंट जो आपका ट्यूबों में सबसे ज़्यादा अधिक क्या यूज होता है? सोडियम ऑक्साइड और आर्गन होता है कि सोडियम वाष्प और नियॉन होता है, मरकरी वाष्प और आर्गन होगा या मरकरी ऑक्साइड और नियॉन होगा? तो क्या बताओगे राइट आंसर? अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आप बताओगे मरकरी वाष्प और आर्गन का यूज होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जो आपका एक सोडियम वाष्प होता है ये भी याद कर लेना, जो आपका सोडियम आपका वाष्प होता है ये आपका जो आपका HPS लैंप होते हैं वहाँ पे इसका यूज वहाँ पे होता है। अब इसके बाद जो आपका नियॉन, क्या लिखो यहाँ पे, नियॉन जो आपकी साइन होती है ये कहाँ पे यूज होती है? ये आपकी लाइट्स में इसका यूज वहाँ पे आपका किया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सीधा सीधा आएगा कि जो सोडियम वाष्प होता है ये कौन से लैंप में यूज होता है? आप कहोगे HPS लैंप में इसका यूज वहाँ पे आपका किया जाता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रासायनिक रूप से क्या होते हैं? जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये रासायनिक रूप से क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो क्या बताओगे आप कि जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है क्या बताओगे? MgOH का होल ट्वाइस का ये सस्पेंशन वहां पे होता है जो आपका एंटासिड और आपका लैक्सेटिव के रूप में आपका यूज वहां पे किया जाता है। अब ये क्या करता है, जो हमारे पेट की अम्लता होती है उसको क्या करता है? दूर करता है। पेट की अम्ल जो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहां पे होता है इसकी जो कभी इसकी मात्रा वहां पे ज्यादा हो जाती है उसको ये दूर भी वहां पे करता है। देखो जैसे कि आपका ये मान चलना
OH का होल्ड है। जो हमारे पेट में क्या होता है, जो आपका अम्ल होता है HCl अम्ल वहाँ पे होता है, इसकी अगर अम्लता ज़्यादा वहाँ पे हो जाती है तो ये क्या करता है, ये उसे तोड़ के MgCl2 बनाता है और जल के रूप में इसकी अम्लता वहाँ पे हटाता है। तो ये आपका वहाँ पे हो जाता है। ये आप रिएक्शन याद कर लेना, ये रिएक्शन भी हमारे एग्जाम में सिलेबस में दिया गया है। रिएक्शन ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो ये आपको पता वहाँ पे होना चाहिए। अगर ये पूछा गया मिल्क आप जो मैग्नीशिया होता है इसका पीएच मान बता दो कितना वहां पे होता है, तो क्या बताओगे, ये हो जाएगा पीएच मान इसका 10.5 होता है, जो कि सफेद दूध जैसा दिखता है। कितना होता है, 10.5 वहां पे होता है, जो कि सफेद दूध जैसा आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका वहां पे दिखता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, साबुन को कास्टिक सोडा को उबालकर किसके साथ बनाया जाता है। साबुन को कास्टिक सोडा को उबालकर किसके साथ वहां बनाया जाता है। अल्कोहल है, केरोसिन है, ऑयल है, ग्लिसरीन है या फैट्स है। तो क्या बताओगे राइट आंसर, तो सीधा सीधा आप यहां पे कह दोगे फैट्स आप बताओगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। देखो जो आपका ये साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या कहते हैं, साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है सीधा सीधा नोट करना, इसको कहेंगे सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन वहां पे कहा जाता है। क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाता है कि साबुन बनाने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या वहां पे कहा जाएगा, तो कहोगे सैपोनिफिकेशन आपका यहां पे कहा जाता है, जो कि कास्टिक सोडा को सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां पे कहा जाता है, जो कि मजबूत क्षार भी आपका वहां पे हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। जो आपको ये कास्टिक सोडा यहाँ पे दिया जा रहा है, तो कास्टिक सोडा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से आपका जाना जाता है, कि जो क्या होता है ये आपका एक प्रकार का क्षार वहां पे हो जाता है। तो आप ये नोट करना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सैपोनिफिकेशन कहलाती है। इसमें कंफ्यूज ना होना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपका। अगला क्वेश्चन आता है जो क्वार्ट्ज किससे बना होता है। जो हमारा ये क्वार्ट्ज होता है किससे बना होता है, कैल्शियम सल्फेट का बनेगा या कैल्शियम सिलिकेट का बनेगा, सोडियम सल्फेट का बनेगा या सोडियम आपका सिलिकेट यहाँ का बनेगा। तो क्या बताओगे राइट आंसर इसका यहाँ पे, तो सीधा सीधा आप क्या कहोगे कि जो क्वार्ट्ज होता है ये आपका सोडियम सिलिकेट का बनता है, सोडियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या बताओगे, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर ये पूछा जाए अच्छा ये बताओ जो क्वार्ट्ज होता है इसका उपयोग कहाँ पे होता है, अच्छा इसका यूज बता दो कहाँ पे होता है, तो आप क्या कहोगे, जैसे जो ग्लास सेमी कंडक्टर में क्या लिख दोगे यहाँ पे, ग्लास सेमी कंडक्टर के रूप में इसका यूज वहां पे आपका ये किया जाता है। और कहाँ पे होता है आप ये बताओगे यहाँ पे, ये भी नोट कर लेना, जेम स्टोन में भी इसका यूज वहां पे आपका किया जाता है। ग्लास सेमीकंडक्टर में और जेम स्टोन में आपका क्वार्ट्ज का उपयोग वहां पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का, क्या पूछा गया है। बादल एक कोलाइडल है, कोलाइडल डिस्पर्सन है। बादल एक कोलाइडल आपका डिस्पर्सन है, बताइए। पानी में हवा का डिस्पर्सन, पानी में फॉग का डिस्पर्शन, हवा में मिस्ट का आपका डिस्पर्शन, या फिर हवा में पानी की बूंदों का डिस्पर्शन। तो क्या बताओगे बादल एक कोलाइडल डिस्पर्शन कैसा वहां पे हो जाता है, तो आप क्या कहोगे राइट आंसर इसका यहाँ पे, सीधा कहोगे कि हवा में पानी की बूंदों का डिस्पर्शन यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या बताओगे, अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कभी आपका कि जो कोलाइड के कण होते हैं उनका आकार अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा ये हमें बताओ कि जो आपके कोलाइड होते हैं, जो आपके ये कोलाइड होते हैं इनके जो आपके कण होते हैं इनका आकार क्या वहां पे होता है, तो इनका आकार हो जाएगा दोस्तों 1 nm से लेके आपका 1000 nm, ये इनका क्या हो जाता है आकार वहां पे हो जाता है। जो बादलों में पानी की ड्रॉपलेट्स का वहां पे होता है, जो पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका आपको वहां पे हो जाता है। तो इनका कण का आकार भी पूछा जाए आप इस पे वहां पे टिक कर देना। इसका राइट फिलहाल हम लोग क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का वहां पे हो जाता है। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन सा आपका पेट्रोलियम वैक्स है, पूछा जा रहा है पेट्रोलियम वैक्स कौन सा यहाँ पे हो जाएगा। बीज वैक्स है आपका,
कार्डनोवा वैक्स हो जाएगा, या पैराफिन वैक्स है, या आपका जोजोबा वैक्स हो जाएगा। तो क्या बताओगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा? हम कहेंगे ये होगा पैराफिन वैक्स यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्या कहोगे? पैराफिन वैक्स आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। देखो जो आपका पेपर आता है कुल मिला के ये मान चलना, जैसे कि आपके 50 क्वेश्चन पेपर वहाँ पूछे जाते हैं, इन 50 क्वेश्चन में कुल मिला के ये मान चलना लगभग आपके 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका बिल्कुल वहाँ पे नॉर्मल दिखेंगे, यानी आप उनको पढ़ते उनका आंसर वहाँ पे दे लोगे। अब इसके बाद 15 आप ये मान चलना जो 5 क्वेश्चन आपके कम से कम आपके नॉर्मल वहाँ पे होते हैं, मॉडरेट मान लेना कि आपको लगेगा हाँ इसमें हम थोड़ा कंफ्यूज वहाँ पे हो रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, 10 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आपको हर एग्जाम में वहाँ पे दिखते हैं कि आपको लगेगा ये क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, यानी हमें इसका आंसर ही वहां पे नहीं आ रहा है। देखो मेन आपको अगर टारगेट आपने यहां पे इनमें कर लिया जो बिल्कुल नॉर्मल है, और ये मॉडल थोड़ी बहुत तैयारी अगर आपने अच्छे से की होगी, ये 5 क्वेश्चन के आंसर वहां पे दे लोगे, यानी 40 क्वेश्चन मान लो आपने सही यहां पे कर लिए। इन 10 क्वेश्चन में अगर आपके 2-3 भी सही हो गए, मान 3 भी सही हो गए, तो अब भी आपके यहाँ 3 क्वेश्चन ऐड करोगे, 43 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अगर जो बच्चा 41-42 क्वेश्चन आपने सही कर लिए, भाई आर्मी नर्सिंग में 100% आपको सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। देखो इसमें होता क्या, जब कुछ क्वेश्चन आपको यही क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसलिए मैं आपको सेम वैसा ही पेपर करा रहा हूं ताकि आपको ये लगे कि भाई हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आए हम उनके आंसर वहां पे दे पाएंगे। लेकिन अगर आपने इस प्रैक्टिस सेट में 35 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर लिए, तो जब पेपर में बैठोगे 40 के ऊपर बड़ी आसानी से वहां पे करके आओगे। लेकिन अभी जितने सेट कराए जाए सारे क्वेश्चन आप अच्छे से वहां पे तैयार करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, कोयले की कौन सी किस्म में मूल पौधे सामग्री की पहचानने योग्य निशान वहां पे होते हैं? एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, पीट है, या बिटुमेन हो जाएगा। तो क्या बताओगे राइट आंसर यहाँ पे? सीधा सीधा बताओगे, पीट का नाम बताना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जो आपको ये पीट कोयला का निर्माण कैसे होता है, जो आपके दलदली क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी से वहां पे होता है, जो कि आपके लाखों वर्ष से वहां पे जब दबे वहां पे होते हैं ना ये, तब आपको ये पीट कोयला वहां पे आपका ये बन जाता है। देखो कोयले का अगर क्रम वहां पे देखा जाए, पहले आप क्या बताओगे? पहला जैसे आपका पीट कोयला हो गया, इसके बाद क्या हो गया? आपने कहा लिग्नाइट हो गया, इसके बाद आपने कहा क्या हो गया? लिग्नाइट हो गया, इसके बाद आपका हो गया बिटुमिनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिटुमिनस आपका यहाँ पे हो जाता है। बिटुमिनस के बाद आप क्या कहोगे? यहाँ पे आपका एंथ्रासाइट आएगा। क्या आ जाएगा? एंथ्रासाइट आपको यहाँ पे हो जाता है। देखो ये जो आपका क्रम दिया गया ना, जिसमें कार्बन का बढ़ता क्रम है, ये सबसे कम कार्बन इसमें पाया जाता है, और सबसे अच्छा सबसे ज्यादा कार्बन जो आपका एंथ्रासाइट कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा वहां पे होती है। तो जो कोयला होती है एंथ्रासाइट कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा आपकी यहाँ पे होती है। और दोस्तों ये जो आपका पीट कोयला होता है इसमें कार्बन की मात्रा मान चलना 25 से लेके 35% तक ही इसमें कार्बन की मात्रा आपकी वहां पे पाई जाती है। तो ये क्रम याद करना, सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट का आपका वहां पे होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कोयले की मात्रा आपकी ज्यादा पाई जाती है। और इसका राइट आंसर हमने क्या कहा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब बताओ लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? स्टील है, कास्ट आयरन है, या पिग आयरन है, या आपका रॉट आयरन है? तो बताओ लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा वहां पे होता है? तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप आप किसका बताओगे? जो आपका रॉट आयरन होता है, ऑप्शन डी रोड आयरन हो जाता है, क्योंकि रोड आयरन लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा की हम लोग बात करें ये होता है 0.1 से लेके 0.25% यहाँ पे होता है, जो कि इसे क्या लचीला वहां बनाता है। ये आपका इसको लचीला वहां पे आपका बनाता है। और जो ये आपका रॉड आयरन यहाँ पे होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है? जैसे आपका चेन बनाने में हो गया, या फिर आपको कील बनाने में इसका यूज वहां पे होता है, या फिर जो आपकी सजावटी वस्तुएं होती है उनमें भी बनाने में आपका रॉड आयरन का यूज वहां पे किया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन परसेंटेज 0.1 से 0.25% होता है, जो इसका लचीलापन वहां पे लाता है। इसी वजह से क्या होता है, इसका रूप आपका शुद्ध रूप के रूप में आपका ये वहां पे जाना जाता है। अब बताओ निम्नलिखित में कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है?
क्या बनाती है? अमलगम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ आपका अमलगम बनाएगी? लेड है, टिन है, जिंक है, मरकरी है। किसका नाम बताओगे राइट आंसर यहाँ पे? तो सीधा सीधा बताओगे मरकरी का नाम बताना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका मरकरी का संकेत पूछा जाए तो ये Hg मरकरी का संकेत होता है, जो अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है, जो तरल मिश्रण होता है और जो सोना और चांदी के साथ क्रिया वहां पे करता है। दोस्तों अमलगम में मरकरी धातु को घोलती है, जो दंत चिकित्सा में आपके फिलिंग के लिए काफी ज्यादा यूज भी वहां पे आपका किया जाता है। और एक मरकरी के बारे में ये याद करना, मरकरी का यूज कहां पे आपका होता है? तो क्या बताओगे? इसका यूज आपका होता था थर्मामीटर में। थर्मामीटर में आपका इसका यूज वहां पे होता था। लेकिन अमलगम जो होता है दंत के फिलिंग में सबसे ज्यादा यूज वहां पे होता है। कहाँ पे होता है? जो दंत है, जो आपके दांत वहाँ पे भरे जाते हैं, वहाँ पे इसका यूज काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होता है। यानी कि दंत फिलिंग में इसका कम से कम 50% वहाँ पे यूज आपका किया जाता है। तो आप क्या बताओगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा मरकरी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ कपड़े और बर्तन साफ करने वाले डिटर्जेंट में क्या आपका होता है? नाइट्रस है, बाइकार्बोनेट्स है, या सल्फोनेट्स है, या आपके बिस्मुथेट्स हो जाएगा? तो क्या आपका हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका सल्फोनेट्स हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपके सल्फोनेट्स होते हैं ये आपके पानी में घुलनशील होते हैं और ये हार्ड वाटर में भी फोम वहां बनाते हैं। यानी ये आपके क्या होते हैं? साबुन से बेहतर वहां पे होते हैं, साबुन से बेहतर वहां पे हो जाते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा? सल्फोनेट्स, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है? सीधा सीधा आप देखिए आपको इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। सीधा सीधा माइंड आपका तुरंत ही वहां पे क्लिक कर जाता है। जैसे पूछा गया यूरेनियम का रेडियो एक्टिव विघटन अंततः किसके निर्माण में पड़ता वहां पे होता है? रेडियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, या लेड है? भाई क्वेश्चन आपने पढ़ा, अगर आपको आता होगा तुरंत ही माइंड आपका तुरंत वहां पे क्लिक कर देगा कि नहीं सर इसका आंसर हमारा ये वहां पे हो सकता है। तो आप क्या बताओगे यहाँ पे? लेड बताओगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका यूरेनियम 238 है, यूरेनियम दोस्तों जो आपका ये 238 यहाँ पे होता है, ये आपका रेडियो एक्टिव डिंके श्रृंखला जो होती है अंत में स्थिर लेड आपका 206 बनाती है। लेड क्या बनाएगी? ये लेड 206 आपका वहां पे बदल वहां पे देती है। तो सीधा सीधा हम लोग क्या कह देंगे? लेड आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। सेम यही आपका लेवल क्वेश्चन का अब नर्सिंग का वहां पे आ रहा है, क्योंकि जो पहले पेपर वहां पे नॉर्मल आते हैं, अब देखो जो नर्सिंग के पेपर हो उनका लेवल थोड़ा थोड़ा आपका अच्छा वहां पे होने लगा है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मोक बम बनाने में यूज होता है? देखा होगा आपने, कहीं मूवियों में भी देखा होगा कि जब कोई क्या होता है कि जब मान लो किसी को हमें पकड़ना होता है, यानी हमें अपना बचाव वहाँ पे करना होता है, तो हम लोग वहाँ स्मोक बम डाल देते हैं। यानी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है, जहाँ पे क्या होता है वहाँ पे सारी चीज़ें दिखती नहीं वहाँ पे, और हम लोग आसानी से वहाँ पे निकल सकते हैं। तो यही पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्मोक बम बनाने में यूज वहाँ पे किया जाता है? तो स्मोक बम बनाने में आपका किसका यूज होता है? फास्फोरस का। किसका? फास्फोरस को होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कौन सा फास्फोरस? जो आपका सफ़ेद फास्फोरस होता है वो आपका यूज होता है, जहां पे देखो ना आप धुआं जैसा पूरा उड़ जाता है, यानी अगल बगल सारी चीजें क्लियर वहां पे नहीं दिखती हैं। तो ये आपका राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। और इसका अगर ये पूछा जाए स्मोक बम का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, तो क्या बताओ? जैसे मिलिट्री में हो गया, स्क्रीनिंग के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है कि जो यहाँ की दृश्यता पूरी यहाँ पे दिख रही है वहाँ पे वो पूरी धुंधली हो जाए और कोई भी वहाँ से आसानी से आपका निकल सके, वहाँ पे आपका ये स्मोक बम का यूज वहाँ पे किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें कि एक व्यक्ति ने, यहाँ पे बायो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो गए। 15 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के भी एग्जाम में आते हैं। इसमें पूछा गया एक व्यक्ति के लिए आवश्यक ताज़ी हवा की मात्रा कितनी वहाँ पे होती है? बताओ, हर 20 मिनट के लिए 1000 क्यूबिक फीट हवा, या हर 20 सेकंड के लिए 1000 क्यूबिक फीट हवा, या 10 मिनट के लिए 1000 क्यूबिक फीट हवा, या फिर 10 सेकंड के लिए 1000 क्यूबिक फीट हवा? तो क्या बताओगे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया? तो सीधा सीधा हम क्या बताएंगे? हर यानी 20 मिनट के लिए हमें 1000 क्यूबिक फीट हवा की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए आप सीधा सीधा क्या बताओगे? राइट आंसर यहाँ बता दोगे। यानी कोई व्यक्ति है अगर वो 20
मिनट वहाँ पे सांस लेता है तो उसे कम से कम 1000 क्यूबिक फीट हवा की जरूरत वहाँ पे आपकी पड़ जाती है। तो सीधा सीधा हम क्या कहेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हमारा हो गया। अब बताओ आपका रेस्ट पाइन का उपयोग कहाँ पे होता है। जो आपका रेस्ट पर पाइन का यूज कहाँ पे होता है, उच्च रक्तचाप कम करने के लिए होता है, या निम्न रक्तचाप बढ़ाने के लिए होता है, दर्द कम करने के लिए होता है, या गठिया ठीक करने के लिए होता है। तो कहाँ पे इसका यूज होगा, आप कहोगे यहाँ पे ये होता है उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए वहाँ पे होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका ये रेस्ट पाइन का उपयोग दिया जा रहा है, ये कब वहाँ पे होता है था, ये आपका 1950 के दशक में इसका बहुत ज्यादा यूज वहां पे होता था। इसके कुछ क्या थे दुष्प्रभाव भी आप मान सकते हैं वहां पे, यानी इसके यूज से क्या वहां पे होता था, जैसे आप डिप्रेशन में भी वहां पे जा सकते थे, डिप्रेशन में भी आप वहां पे जा सकते थे, या फिर आपका नाक भी आपकी वहां बंद हो सकती थी, या फिर काफी ज्यादा आपको सुस्ती वहां पे लग सकती। ये इसके क्या थे दुष्प्रभाव भी वहां पे अब हो जाते थे। अब क्या हुआ आपका इसका यूज बहुत कम वहां पे होने लगा है। अब जो इसकी जगह क्या यूज होता है, इसकी जगह आपका ACE क्या होता है, ACE ये अब इसके जगह आपका काफ़ी ज़्यादा इसकी जगह वहाँ पे ले ले। अब इसकी जगह ये आपका यूज वहाँ पे आपका होता है। तो इसके अब यूज पहले 1950 से बहुत ज़्यादा होता है, जब इसके दुष्प्रभाव काफ़ी देखने को मिलने लगे। अब इसको आपको हटा के आपका इसका यूज वहाँ पे किया जाने लगा, जिसमें ये लक्षण आपके वहाँ पे नहीं देखने को आपको आगे मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ जो आपके एलिशा परीक्षण का उपयोग किसके निदान के लिए वहाँ पे होता है। पोलियो वायरस है, एड्स एंटीबॉडीज है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए या कैंसर के लिए। तो आपको पता है एड्स एंटीबॉडीज के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और एलिशा टेस्ट आपको पता ही होगा कहाँ पे इसका यूज होता है। बिल्कुल बेसिक सवाल है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछा जाता है। तो आप क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ खाना पकाने के तेल को अत्यधिक गर्म करने और बार बार उसका उपयोग क्यों अवांछनीय है, क्यों नहीं करना चाहिए। वहाँ पे देखो तेल के वाष्प आपका इंडोर प्रदूषण के कारण वहां बन सकते हैं, या आपका बेंजपायरिन से आपके कार्सिनोजेनिक पदार्थ उत्पन्न वहां पे होता है, भोजन का पोषक मूल्य खो जाता है, या तेल की हानि और बर्बादी वहां पे होती है। तो बताओ यहाँ पे खाना पकाने के लिए तेल का अत्यधिक गर्म करने और बार बार यूज हो, वैसे बार बार से यूज उसका करना भी वहाँ पे नहीं चाहिए। फिलहाल राइट आंसर आप यहाँ पे क्या कहोगे, जो आपको ये बेंजापायरिन जैसे आपके कार्सिनोजेनिक पदार्थ क्या होते हैं उत्पन्न वहाँ पे हो जाते। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाते। अब इसके कारण क्या होता है, आपका कैंसर का जोखिम बढ़ता है। किसका जोखिम बढ़ता है, कैंसर का आपका जोखिम वहां बढ़ जाता है। विशेष रूप से आपके जो फेफड़ा और जो पेट के कैंसर होते हैं, इसी की वजह से ज़्यादातर वहां पे आपके हो जाते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ ये भी कही गई है कि जो आपका FSAI है, इसके अनुसार आपका जो तेल होता है ये 3 बार से ज़्यादा यूज वहाँ पे आपका नहीं किया जाना चाहिए। यह होता नहीं कि भाई तेल हो गया हम क्यों वहाँ फेंक दे, बार बार उसी का हम लोग यूज वहाँ पे करते हैं। अगर तेल को आपने गर्म कर दिया, यानी उसे 2-3 बार तक आप गर्म करके उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार उसका यूज वहाँ पे करते हैं तो आपको ये कैंसर जैसे लक्षण वहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं वहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजेन है, एंड्रोजेन है, आपका ऑक्सीटोसिन है, या इंसुलिन है। पूछा क्या जा रहा है कि महिला सेक्स हार्मोन पूछा जा रहा है, वो कौन सा वहां पे हो जाएगा। तो ये क्या होता है दोस्तों, एस्ट्रोजेन यहाँ पे हो जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जो आपका ये एंड्रोजेन यहाँ पे दिया गया, ये क्या हो जाएगा, पुरुष सेक्स हार्मोन्स होता है। ये क्या हो जाएगा, पुरुष सेक्स हार्मोन्स आपका यहाँ पे हो जाता है, जो कि आपका टेस्टिस में वहाँ पे पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें कि जो लौंग होता है, जो सामान्य रूप से उपयोग होने वाला मसाला है, कहाँ से प्राप्त होता है, जड़ से, तना से, फूल की कली से, या फल से। तो बताओ जो लौंग होता है कहाँ से आपका प्राप्त किया जाता है, लौंग कहाँ से प्राप्त होता है। तो भाई जो लौंग होता है ना, ये क्या होती है, फूल की एक कली होती है। ऑप्शन सी कहोगे, राइट आंसर सीधा सीधा यहाँ पे हो जाता है। जो मेन लौंग पाई जाती है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा लौंग पाई जाती है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कहते हैं इंडोनेशिया। किसका नाम बताते हैं यहाँ पे, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आपकी लौंग वहाँ पे आपकी पाई जाती है। अगर पूछा जाए भारत में लौंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं, तो भारत में क्या बताओगे, केरल में।
भारत में सबसे लौंग कहाँ पाई जाती है? केरल में आपकी वहाँ पे पाई जाती है। अगर ये पूछा जाए लौंग का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए क्या वहाँ पे होता है, तो वैज्ञानिक नाम क्या बताओगे इसका? यहाँ पे क्लोव ट्री, क्या बताओगे? क्लोव ट्री, ये इसका हो जाएगा वैज्ञानिक नाम वहाँ पे हो जाता है, जो कि आपका सदाबहार पेड़ वहाँ पे आपका हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता वहाँ पे होनी चाहिए। हो सकता है क्या चीज़ हमसे वहाँ पूछ ली जाए। अब बताओ, कठिन शारीरिक श्रम करने वाले मजदूरों की हथेलियों और तलवों पर मोटी त्वचा विकसित हो जाती है, इसका कारण क्या? कहते नहीं भाई, अगर तुम ज़्यादा वहाँ पे काम करते हो तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। मजबूत होने का मतलब यही होता है कि जो आपके हाथ की जो हथेली होती है उसकी जो आपकी खाल होती है, स्किन होती है, वो क्या होता है? काफ़ी से मोटी हो जाती है। यही हमसे पूछा जा रहा है, इसका रीजन क्या होता है, इसका कारण आखिर होता क्या वहाँ पे? तो इसका कारण क्या बताओगे यहाँ पे? ये हो जाएगा मोटी एपिडर्मिस। रीजन क्या होता है? मोटी एपिडर्मिस हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब मोटी एपिडर्मिस, बस ये चीज आपको वहां पता होना चाहिए। आप आंसर बड़ी आसानी से इसका वहां पे दे लोगे। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ये बताओ अधिकतम प्रकाश संश्लेषण गतिविधि में होता है, कहाँ होता है? प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में, प्रकाश के हरे और पीले क्षेत्र में, प्रकाश के नीले और नारंगी क्षेत्र में, प्रकाश के बैंगनी और नारंगी क्षेत्र में। पूछा क्या गया? जो प्रकाश संश्लेषण की गतिविधि सबसे ज्यादा कौन से प्रकाश में वहां पे होती है? आप क्या कहोगे वहां पे? ये है प्रकाश जो आपका नीला और हरे क्षेत्र में वहां पे होता है। हम कहेंगे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्र में आपकी जो अधिकतम प्रकाश संश्लेषण की गतिविधि आपकी वहां पे होती है। तो सीधा सीधा क्या कहेंगे? ऑप्शन ए राइट आंसर यहां पे हो गया। अब बताओ एड्स वायरस में क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड आपका डीएनए होता है। तो क्या पूछा गया? एड्स वायरस में आपका क्या वहां पे होता है? ये चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही है। तो क्या बताओगे यहाँ पे? ये होगा आपका सिंगल स्ट्रेट जो आपका दिया जा रहा है, ये आरएनए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि जो आपका एचआईवी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो क्या बताओगे? ह्यूमन आपका इम्यून डिफेंसिव वायरस आपका इसका फुल फॉर्म वहां पे होता है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और जिसमें क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आपके आरएनए वहां पे होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आप सीधा सीधा क्या कह दोगे? हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब ये बताओ, ट्रैफिक पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की जांच के लिए उपयोग होने वाला ब्रीथ जो टेस्ट होता है उपयोग होता है। आप देखोगे जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, जब आप गाड़ियों वहाँ चेकिंग करते हैं वहाँ पे ये देखते हैं कि कहीं आपने दारू पी के तो गाड़ी वहाँ पे नहीं चला रहे हैं, तो वही चीज़ पूछी जा रही है उसमें किस चीज़ का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। तो ये हमारे ऑप्शन वहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीधा सीधा क्या बताओगे? इसमें होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट, आपका सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक आपका सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आपका यूज होता है। ये आपका राइट आंसर होता है कि जब आप अगर वहाँ पे अल्कोहल यूज करते हो, ये क्या होता है? वहाँ पे हरा रंग इंडिकेट वहाँ पे करता है। देखो यहाँ पे अगर ये बात किया जाए, भारत में जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट वहाँ पे होता है उसके अनुसार आप 30 मिलीग्राम यानी 30 mg, क्या लिखोगे? 30 mg प्रति 100 ml, 100 ml ब्लड अल्कोहल लिमिट वहाँ पे, अगर इतनी लिमिट है तो कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होती जब ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ चेक करते हैं। अब जब ये लिमिट आपके ऊपर इससे वहाँ पे चली जाती है तब दिक्कत वहाँ पे देखने को मिलती है, तब आपका चालान वहाँ पे कर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया जा रहा है? एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो न्यूबियन किसकी नस्ल है? भेड़, बकरी, आपके पोल्ट्री या मवेशी, किसकी नस्ल वहां पे हो जाती है? तो आप बताओ, ये नस्ल होती है बकरी की नस्ल होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इस नस्ल की उत्पत्ति दोस्तों 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश बकरियों और अफ्रीकी एशियाई बकरियों को जो वहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग वहाँ पे कराई गई थी, तब आपके ये नस्ल वहाँ पे उत्पन्न हुई थी। तो किसकी नस्ल हो जाती है? आप कहोगे बकरियों की ये नस्ल वहाँ पे पाई हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये बताओ जिप्सम से किस प्रकार की मिट्टी का उपचार किया जाता है ताकि वह फसल के लिए उपयुक्त वहां पे हो जाए? किसके लिए? फसल के लिए उपयुक्त वहां पे हो जाए। क्षारीय, अम्लीय, जल जमाव वाली या अत्यधिक क्ले सामग्री वाली मिट्टी?
तो कौन से राइट आंसर बताओगे? यहाँ पे आप सीधा सीधा कहोगे क्षारीय। हम क्या कहेंगे? क्षारीय कहेंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जिप्सम यहाँ पे दिया जा रहा है, जिप्सम का फार्मूला भी एग्जाम में आता है, क्या लिखोगे? CaSO4 × 2H2O। ये क्या होता है? जिप्सम का फार्मूला यहाँ पे होता है, जो कि आपका क्षारीय या जो आपकी सोडिक मिट्टी वहाँ पे होती हैं उनका उपचार वहाँ पे करता है, और सोडियम को कैल्शियम में बदलकर, कैसे क्या करता है? जो सोडियम होता है उसको कैल्शियम में बदलकर इसका उपचार वहाँ पे किया जाता है। तो हम क्या कह देंगे? ऑप्शन ए क्षारीय हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वनस्पति सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है? वनस्पति सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है, दार्जिलिंग है, कोलकाता या ऊंट कमांड है? क्या बताओगे राइट आंसर इसका? हम कहेंगे भाई कोलकाता आप कहोगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ, अच्छा अब इसका मान लो ये भी डेट याद कर लेना कि इसका मुख्यालय कोलकाता में हमने देख लिया, जो कोलकाता कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में वहाँ पे हमारा आ जाता है। अब इसका स्थापना कब वहाँ पे हुई थी? स्थापना पूछा था, हम कहते हैं 1890 में इसकी स्थापना वहाँ पे आपकी हो जाती है। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका BSI के निदेशक अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसके निदेशक कौन वहाँ पे आपके हो जाएंगे? किसका नाम बताओगे? डॉक्टर ए माओ, ये इसके निदेशक वहाँ पे आपके हो जाते हैं। ये इसके क्या हो जाएंगे? निदेशक, BSI के निदेशक आपके वहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो हमारा आता है बायोलॉजी का, कि निम्नलिखित में से किसे आपका पार्किंसन रोग के इलाज में क्रांतिकारी योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया? निम्नलिखित में से किसे आपको जो पार्किंसन रोग होता है के इलाज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया गया? कौन से वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया गया था? तो आप क्या कहोगे, किनको नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया गया था? आप यहाँ पे कहोगे क्या? आर्विड कार्लसन को यहाँ पे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अब ये नोबेल पुरस्कार कब इनको दिया गया था? 2000 में, 2000 ईस्वी में ये नोबेल पुरस्कार वहां पे दिया था। और इन्होंने क्या किया था? डोपामाइन को ब्रेन ट्रांसमीटर के रूप में खोजा और पार्किंसन रोग को आपका ये डोपामाइन की कमी से वहां पे आपका जोड़ दिया था। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये बताओ, अच्छा आर्विड जो कार्लसन है इनका अगर ये पूछा जाए जन्म कब वहां पे हुआ था, तो जन्म कब हुआ था? इनका हुआ था 1923 में इनका जन्म वहां पे हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? ये स्वीडन के थे, स्वीडन के आपके ये निवासी वहां पे आपके हो जाते हैं। तो राइट आंसर क्या बताओगे किसका? आर्विड कार्लसन आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे हो जाता है। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर होता है? कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जहां पे आयरन सबसे ज्यादा होता है? चावल है, सेब है, दाल है, संतरा है? तो आपको पता ही होगा आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? दाल में होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। कहाँ पे बताओगे? दालों में इसकी मात्रा सबसे ज्यादा वहां पे होती है। और दालें कौन सी? सारी दालें नहीं, जैसे कि मसूर की दाल होगी, किसकी? मसूर हो गई, या आपकी चना की दाल होगी। इनमें क्या होता है? आयरन की मात्रा भरपूर वहां पे होती है। ये मान चलना 6 से लेके 7 मिलीग्राम प्रति 100, ये इसमें आपकी मात्रा वहां पे हो जाती है। और देखो जो सेब होता है, सेब में भी आयरन की मात्रा कम होती है। इसमें क्या होती है? 0.12 mg प्रति 100 ग्राम यहाँ पे आपकी हो जाती है। और वैसे आपको जो यहाँ पे चावल दिया गया, चावल और कम हो जाता है, इसमें 0.2 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम वहां पे आपका हो जाता है। वैसे आपका जो जितने भी दिए गए सब में वहां पे कम होती है। संतरा में बात की जाए 0.1 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम वहां पे आपका यहाँ पे हो जाता है। ये क्या होते हैं? और देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा किसमें है? दाल में आयरन की मात्रा सबसे ज्यादा वहां पे हो जाती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे शरीर में आयरन की मात्रा कमी हो जाए वहां पे, तो कौन सा रोग वहां पे हो जाता है? तो आप सीधा सीधा कहोगे एनीमिया नामक रोग वहां पे हो जाता है, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी वहां पे आपकी हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आयरन से भरपूर है? चावल, सेब, दाल, संतरा। ये क्वेश्चन रिपीट वहां पे हो गया।
दाल ही इसका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब आप ये देखना क्या स्कोर आपका यहाँ पे हुआ है। अगर आपने यहाँ पे 35 क्वेश्चन तक वहाँ पे सही कर पा रहे, तैयारी बिल्कुल सही चल रही, बस इसे कंटिन्यू बनाए रखिएगा। आपका जब भी एग्जाम लगेगा बड़ी आसानी से आप 40 के ऊपर क्वेश्चन वहाँ पे करके आओगे। बस जो यहाँ पे नोट्स आपके दिए जा रहे हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, यानी कंप्लीट नोट्स आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं, ये नोट्स आपको बनाने नहीं पड़ेंगे। बस जो चीज़ दी जा रही है वैसे आप तैयार कर लेना। आपका जब भी एग्जाम लगेगा क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पेपर में वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट भी वहाँ पे होता है तो स्क्रीन व्हाट्सअप नंबर मुझे शो कर, मुझे व्हाट्सअप पे आप मैसेज करिएगा, जहाँ पे जो भी आपका डाउट होगा वो मैं बिल्कुल आपका क्लियर वहाँ पे करा दूंगा। तो ओके दोस्तों, कल हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद।